दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है कि हरियाणा के इतिहास में शायद पहली बार किसी ने ना उठाया हो। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या मुद्दा है जो हरियाणा की राजनीति के बारे में या इतिहास के बारे में किसी ने भी वो मुद्दा नहीं उठाया जिसे मैं आज उठाने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मुझे लगता तो ऐसा ही है कि जो मैं आज मुद्दा उठा रहा हूँ वो ये है कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से कटकर हरियाणा एक अलग राज्य बना। अब आप देख लीजिए कि कितना समय हो गया। और इस दौर में इतने वर्षों में कई मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा का शासन संभाला और हर एक ने अपने अपने समय काल में, अपने शासन काल में कुछ ना कुछ अच्छा किया और हर एक कोई करता ही है। और यदि हम टोटल जो प्रमुख मुख्यमंत्री हैं उनके नामों की चर्चा करें तो इनमें शुरुआत में भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, भजनलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और बाद के वर्षों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता शामिल हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी नेता शामिल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कार्यकाल हरियाणा में शासन किया। जैसे भजनलाल, उनका कार्यकाल हरियाणा में यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे ज़्यादा रहा। वो 11 साल 10 महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। और लेकिन सवाल ये पैदा उनके बाद जो मैंने ओम प्रकाश चौटाला जी का भी बता दिया, लेकिन जो बहुत चर्चित जो चेहरे रहे, यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से बातचीत करें तो सवाल ये उठता है कि इतने वर्षों में सर्वाधिक लोकप्रिय हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री रहा और किसके कार्यकाल को सबसे ज्यादा जनता ने सराहा और किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए। हालांकि मैं एक बार फिर दोहराना देना चाहता हूं कि भजनलाल 1980, 1982, 1987, 1989 और 1990-91 तक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। वो सामाजिक तौर पे सबको साथ लेने की नीति पर चले, उनकी भी कई उपलब्धियां रहीं। लेकिन जो दो मुख्यमंत्री, इनका नाम जो है तुलनात्मक रूप से मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक सर्वेक्षण आया है जिसमें तुलनात्मक रूप से बताया गया है कि हरियाणा के दो मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में, शासनकाल में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2005 से 2014 तक 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। तो जो उनका कार्यकाल था, उनके कार्यकाल में जो मीडिया रिपोर्ट निकल कर आई है और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जो एक सर्वेक्षण सामने आया है उसमें बताया गया है कि हुड्डा के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे का विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की। जैसे यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट 600 मेगावाट, लागत 2500 करोड़। इसके अलावा सड़क नेटवर्क, शैक्षणिक संस्थानें और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके कार्यकाल में बड़ा सुधार हुआ। कृषि क्षेत्र में उनकी नीतियों से उत्पादन बढ़ा
और 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें कृषि उत्पादन पर एक कार्य समूह का अध्यक्ष भी बनाया था। उनकी सरकार को 2009 में फिर से चुना गया, जो जनता की संतुष्टि का संकेत है। हालांकि कुछ आलोचनाओं जैसे भूमि सौदों में कथित भ्रष्टाचार का भी उन्हें सामना करना पड़ा और वो आरोप अभी तक उनका पीछा कर रहे हैं। और एक बात और जो प्रमुख रूप से कही जाती है वो ये है कि चौटाला राज में फरीदाबाद में विकास कार्य बिल्कुल ठप हो गए थे और उनके बारे में कांग्रेस नेता कहते हैं कि फरीदाबाद को उन्होंने फकीराबाद बना दिया था और उन्होंने गुड़गांव को तरजीह दी। जो आज गुड़गांव है, जो दुनिया का प्रसिद्ध आईटी हब बन गया है, किसी हद तक उस नए गुड़गांव की नींव ओम प्रकाश चौटाला ने रखी थी। यदि ओम प्रकाश चौटाला फरीदाबाद से नाराज ना होते तो माना जा रहा है कि गुड़गांव की जगह वो स्थिति आज फरीदाबाद की होती। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 2005 में चौटाला शासन के समाप्ति के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में आए, उन्होंने फरीदाबाद की तरफ विशेष ध्यान दिया, चाहे मेट्रो का मामला हो, चाहे कई संस्थान हो, उद्योगों का पुनरुद्धार हो, यानी जो समस्या जो ओम प्रकाश चौटाला जी के चलते हुए आई थी, उन सबका उन्होंने फरीदाबाद में उद्धार किया। उन्होंने वादा भी किया कि यदि मैं 2000 जब चुनाव चल रहे थे 2005 में से मतलब आए थे वो और अध्यक्ष भी रहे थे वो, कि जो दुर्गति चौटाला ने फरीदाबाद की है, यदि मैं मुख्यमंत्री बना और कांग्रेस सत्ता में आई तो मैं फरीदाबाद की शक्ल बदल दूंगा। और उस मुद्दे पर जनता मानती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सत्ता में आने के बाद से फरीदाबाद की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। आज जिस स्थिति में फरीदाबाद है, यहाँ पर मेट्रो है या नहर पार जो ग्रेटर फरीदाबाद का जो विकास हुआ है, वो भी उन्हीं के समय काल में ही उसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, 10 साल वो रहे और उनके कार्यकाल में मैंने बताया कि हर क्षेत्र में लगभग विकास हुए, मेट्रो आई, सड़कों का, स्वास्थ्य केंद्रों का, अस्पतालों का बहुत उन्होंने उद्धार किया, विकास किया और औद्योगिक प्रगति भी उनके कार्यकाल में हुई। किसान भी उनके समय में बहुत खुश रहे। उनके कार्यकाल में लगभग किसानों के कोई आंदोलन नहीं चले। लेकिन दोस्तों, इसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी 2014 से 2024 तक 9 साल से थोड़ा ज़्यादा उनका कार्यकाल रहा। मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम में भी हरियाणा ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। उनकी यदि बात की जाए तो जिसमें ई सेवाओं, बायोमेट्रिक, अटेंडेंस सिस्टम जैसे उपाय शामिल थे। उनके कार्यकाल में निर्यात में भी वृद्धि हुई, जो 2014 में 68,032 करोड़ रुपए से 2022-23 में वो निर्यात 2,45,453 करोड़ रुपए तक मनोहर लाल खट्टर जी ने पहुंचा दिया। उन्होंने बाल लिंगानुपात में सुधार के लिए भी बहुत बड़ा महान कार्य किया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना को जो लागू किया और हरियाणा की बेटियों के लिए जो उन्होंने कई परियोजनाएं शुरू की, उसके लिए भी उन्हें हरियाणा के इतिहास में याद रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई विकास परियोजनाओं जैसे रेलवे, सड़क नेटवर्क को बढ़ावा दिया।
उनकी सरकार को 2019 में फिर से चुना गया, जो उनकी लोकप्रियता का संकेत है। यानी यदि किसी भी मुख्यमंत्री को दूसरी बार मुख्यमंत्री चुना जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसका पिछला कार्यकाल उल्लेखनीय रहा है और उसके कार्यकाल में राज्य ने प्रगति की है। तो लेकिन कुछ मामलों में मनोहर लाल खट्टर जी की आलोचना भी हुई, उनको बेरोजगारी और कई सामाजिक मुद्दों पर उनकी आलोचना की गई और ये भी मान के चला गया कि भी उनका थोड़ा व्यवहार रूढ़ है, वो मृदुभाषी नहीं है, किसी पर बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और जो उन्होंने करना है बस वो करना, जिससे मिलना उससे मिलना, जिससे नहीं मिलना है उससे नहीं मिलना है। और कई, जैसे मैंने बताया, बेरोजगारी, महंगाई आदि कई ऐसे मुद्दे थे जिससे जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए तो उस समय हरियाणा राज्य में एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल जी के खिलाफ चल रही थी, ऐसा माना जाता है। और माना जाता क्या है और सबूत भी है कि इसी के चलते कि भाई कहीं हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भाजपा को घाटा ना उठाना पड़े और चूंकि वो उनके मनोहर लाल जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, उसी के चलते उनको लोकसभा चुनाव से पहले, समय पूरा होने से पहले ही हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो ये थोड़ा सा मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव कहा जा सकता है और उसी के चलते मतलब उन्होंने हटाया भी। लेकिन यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर जी का दोनों का ही कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। हालांकि उससे पहले चौधरी बंसीलाल ने भी हरियाणा की जो जैसे नींव डाली थी, सड़कों का, बिजली का जाल बिछाया था, स्कूलों का, उनको भी विकास पुरुष कहा गया था। लेकिन मैंने बताया कि जितने 1966 से अब तक जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे और कुछ ऐसे कार्य रहे जिससे कि हरियाणा का मान बढ़ा और विकास हुआ, तो इन दो नेताओं के कार्यकाल में ही ये सब संभव हो पाया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि 1966 से लेकर अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने उनमें सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री कौन रहा। तो जो मैंने चर्चा की है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो ये सर्वेक्षण सामने आया है उसमें मनोहर लाल खट्टर जी के मुकाबले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पलड़ा भारी बताया गया है। कहा गया है कि 1966 से लेकर वर्तमान तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री माना जा सकता है, जिन्होंने विकास और जनता की संतुष्टि दोनों पर ध्यान दिया। हालांकि इस पर कई इफ एंड बट हो सकते हैं। यह निष्कर्ष व्यक्तिगत राय और विकास के मापदंडों पर आधारित है और विवादास्पद मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक जटिल निर्णय है। लेकिन यदि आप निष्पक्ष रूप से तुलना करें तो इस सर्वेक्षण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 21 बैठते हैं और 1966 से लेकर मैंने जितने भी मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाए उसमें सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।